हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आपका भास्कर भैया और आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री के सेशन में। मुझे उम्मीद है सभी लोग घर पर बढ़िया हो और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। तो बच्चों देखो, हमने अपना सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें अभी तक हम 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर 1 जिसमें हमने सॉल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में जाना था, और लेक्चर नंबर 2 जिसमें हमने कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में जाना था। एंड साथ के साथ हमने न्यूमेरिकल भी किए थे। तो जैसा कि आपके भास्कर भैया ने आपको बताया, ये थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों ही करने हैं और आपके भास्कर भैया आपको सब कुछ कंप्लीट करवाएंगे। ओके, तो बहुत ही इजी में हम पढ़ेंगे ओवरऑल। और आज हम क्या देखेंगे, इसका लेक्चर नंबर 3 आज हम कवर करेंगे। ओके, तो आज की अगर बात करें तो काफी अच्छा टॉपिक आज हम कवर करेंगे। आज हम क्या कवर करेंगे, आज हम कवर करेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में, कि सॉल्युबिलिटी बेसिकली क्या होती है। आज हम इसके बारे में अपना डिस्कशन करेंगे। ओके, तो बहुत ही स्मूथ वे में पढ़ेंगे, बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे। बस आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा लेक्चर अच्छे से देखना है, समझना है एंड बाद में प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो ध्यान रखना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब तो करके ही रखना है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि हमारा बिलीवर्स का एक बैच चल रहा है, तो जिसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर रेगुलर क्लासेस। ओके, तो वो भी काफी अच्छा आपके लिए रह सकता है। ओके, तो अगर बात करें हमारे आज के टॉपिक यानी सॉल्युबिलिटी के लिए, तो देखो सवाल ये आता है कि सॉल्युबिलिटी होती क्या है। देखो बहुत ही सिंपल वे में समझते हैं। देखो हमें ये पता है कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन कब बनता है कि जब मेरा सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो हमारा सॉल्यूशन बनता है ना। सिंपल हम जानते हैं। तो सॉल्यूट देखो अगर देखें तो ऐसा तो नहीं होता कि जितना भी सॉल्यूट है वो सारा का सारा मेरा सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए। नहीं, कुछ होता है, कुछ नहीं भी होता, ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। या ऐसा भी हो जाता है कि भाई कोई कोई सॉल्यूट मेरे सॉल्वेंट में बिल्कुल डिसॉल्व नहीं होता। यानी ये जो प्रोसेस है आपका सॉल्यूशन का बनना, तो ये कितने हद तक होगा, कितने एक्सटेंट तक होता है, ये मापना, ये मेजर करना ही मेरा किस में आता है, सॉल्युबिलिटी में आता है। ओके, यही मेरी सॉल्युबिलिटी होती है। यानी कि डेफिनेशन का बात करेंगे, डेफिनेशन क्या है इसकी। इन केमिस्ट्री solubility is the ability of a substance यानी मेरा solute to form a solution with another substance यानी मेरा सॉल्वेंट। यानी देखो हमारे पास 2 सब्सटेंस मिनिमम होने वाले होते हैं, जिसमें एक ज्यादा अमाउंट में होता है, एक मेरा कम अमाउंट में होता है। तो ज्यादा अमाउंट में होता है उसका बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो कम अमाउंट में होता है उसका बोलते हैं सॉल्यूट, है ना। और इन दोनों के मिक्स होने से मेरा सॉल्यूशन बेसिकली बनता है। तो ये जो एबिलिटी है सॉल्यूशन बनाने की, इसी को आप क्या बोलते हो, सॉल्युबिलिटी कहते हो। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता कि यार कोई भी आपने 2 अलग अलग कंपाउंड लिए, 2 अलग अलग सब्सटेंस लिए और आपस में मिक्स किया और मेरा सॉल्यूशन बन जाए। ऐसा हमेशा नहीं होता है, कभी बनते हैं कभी नहीं बनते। तो जिस एक्सटेंट तक वो बनेगा वो मेरा बेसिकली क्या होती है, सॉल्युबिलिटी होती है। ओके, इसके अलावा अगर देखें तो सॉल्युबिलिटी की एक डेफिनेशन और भी बोल सकते हो ऐसे भी कि इन अदर वर्ड्स सॉल्युबिलिटी इज अ डिग्री टू विच अ सब्सटेंस डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट टू मेक अ सॉल्यूशन। कितने डिग्री तक, कितने एक्सटेंट तक मेरा सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, वो डिग्री या वो एक्सटेंट मेरा क्या होता है, वो मेरा सॉल्युबिलिटी कहलाती है। तो ये बेसिकली आपके इस टॉपिक की शुरुआत रहती है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या रहती है, वो एक डिग्री एक एक्सटेंट होती है जहां तक मेरा सॉल्यूट एक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो सकता है। तो यही हम सॉल्युबिलिटी के अंदर देखते हैं। अब देखो अगर बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो ये हमारे कितने टाइप्स की होती है, तो हम 2 टाइप की सॉल्युबिलिटी हम देखेंगे। कौन कौन सी, एक तो हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, एक हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। यानी अगर किसी सॉलिड को अगर आप लिक्विड में डिसॉल्व करते हो तो वो कैसे डिसॉल्व होता है, कितने हद तक वो डिसॉल्व होगा, क्या क्या से कौन कौन से फैक्टर्स इसको डिसॉल्व करने को या इसकी सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करेंगे, ये भी हम देखेंगे। और यही सेम बात है हम गैस के लिक्विड में भी देखेंगे। ओके, तो एक एक करके हम दोनों की बात करेंगे। पहले हम किसकी बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। यानी जब किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हो तो क्या क्या आपको देखना करता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। देखो एग्जांपल लेके चलना सॉलिड के लिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि शुगर, एंड लिक्विड के लिए एग्जांपल ले सकते हो वाटर। तो शुगर इन वाटर जैसे आप सॉल्यूशन बनाते हो, है ना, आपको पता है शुगर को आप वाटर में इजीली डिसॉल्व कर सकते हो, तो काफी अच्छी सॉल्युबिलिटी रहती है हमारे पास, है ना। तो वो तो सिंपल चीज है। लेकिन अगर बात करें हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनको इफेक्ट करते हैं, हम उनकी मेनली हमारा फोकस रहेगा। तो देखो अगर किसी भी सॉलिड को अगर आप लिक्विड में डिसॉल्व करते हो, उसको सॉल्युबल करवाते हो, तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उसको इफेक्ट डालते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है क्या, नेचर ऑफ सॉल्यूट एज वेल एज अ सॉल्वेंट। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर क्या है, इस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे और मेरे प्रेशर। इन 3 चीजों पर क्या होता है, मेरी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। ओके, तो तीनों के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे कि अगर कैसे कैसे किसी भी सॉलिड को आप डिसॉल्व करते हो तो कोई तो डिसॉल्व होता है, कोई डिसॉल्व नहीं होता। तो ये वाले चीज हम कैसे बोल पा रहे हैं वो अभी हम देखने वाले हैं। तो पहले हम किसकी बात करेंगे, नेचर ऑफ सॉल्यूट एज वेल एज अ सॉल्वेंट। यानी कि फर्स्ट जो हमारा फैक्टर है कि हम जानते हैं कि सॉल्यूट कैसा है, सॉल्वेंट कैसा है, उनकी नेचर कैसी होगी, इस पर सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा डिसॉल्व करती है। आपने एक वर्ड सुना होगा क्या, लाइक डिसॉल्व लाइक।
ओके यानी कि एक जैसी चीजें एक जैसे में ही घुलेंगी। ओके ये वाली बात है। ओके यानी आपका अगर सिमिलर जो प्रॉपर्टी होगी मेरे सॉल्यूट की, तो वो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना ज्यादा प्रेफर करती है और बजाय किसी दूसरी प्रॉपर्टी के। यानी कि अगर हम बात करें जैसे कि प्रॉपर्टी यानी कि मींस पोलर सॉल्वेंट्स विल डिसॉल्व पोलर सॉल्यूट्स एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व नॉन पोलर सॉल्यूट्स। इसका मीनिंग ये होता है, यानी देखो हम जानते हैं कि जो मेरे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं पोलर एंड नॉन पोलर होते हैं। तो ये कहा जाता है कि अगर मेरा सॉल्वेंट है अगर पोलर है, ठीक है, तो मेरा सॉल्यूट भी अगर पोलर हुआ तो वो उसमें इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, और अगर वो नॉन पोलर हुआ तो वो नॉन पोलर में इजीली डिसॉल्व होगा। अगर मैं किसी नॉन पोलर सॉल्यूट को एक पोलर सॉल्वेंट में अगर डिसॉल्व करना चाहूं तो वो इतने अच्छे तरीके से सॉल्युबल नहीं हो पाएगा। ओके जैसे कि एग्जांपल की बात करें, जैसे कि NaCl विल बी मोर सॉल्युबल इन वाटर देन बेंजीन। अब देखो हम जानते हैं एग्जांपल से, देखो एक ही बार में क्लियर होगा। NaCl क्या होता है, मेरा सॉल्ट होता है, और ये क्या है, मेरा एक पोलर सॉल्यूट होता है। ये क्या है, मेरा एक पोलर पार्टिकल है, ठीक है, पोलर, ठीक है। और हम जानते हैं Na पे प्लस और Cl पे नेगेटिव आता है, जहां पर दो आयंस बन जाए वो मेरा पोलर एक कंपाउंड कहलाता है ना। तो ये मेरा क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। तो अभी देखो NaCl को फिलहाल आप डिसॉल्व कर रहे हो तो ये एक सॉल्यूट है, यानी कि पोलर सॉल्यूट। डिसॉल्व किस में कर रहा हूं मैं, इससे डिसॉल्व कर रहा हूं मैं वाटर में। एक तरफ से मैं इसे वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूं, और आप जानते हो वाटर मेरा एक पोलर मॉलिक्यूल होता है H प्लस एंड OH माइनस आयन। तो यानी कि अगर देखें, और एक तरफ किसमें डिसॉल्व कर रहा हूं, बेंजीन में। बेंजीन क्या होता है मेरा C6H6 बेसिकली मेरा रहता ही है ना, ये चीज है। तो देखो सिंपल बात है, अगर मान लो मैं एक तरफ NaCl जो कि मेरा सॉल्यूट बन रहा है अभी, वो हमारे पास दो सॉल्वेंट है, एक तरफ मेरे पास क्या है वाटर, एक तरफ मेरे पास है बेंजीन, और मैं पूछूं कि वो किसमें इजीली डिसॉल्व होगा, तो आप ये कहोगे कि यार देखो NaCl क्या है, मेरा एक पोलर सॉल्यूट होता है, तो किसमें डिसॉल्व होगा, मेरे पोलर सॉल्वेंट में ये डिसॉल्व ज्यादा होना चाहिए बजाय मेरे किसी नॉन पोलर के। तो ये तो मेरा नॉन पोलर हो जाता है, और H2O वाटर क्या है, मेरा एक पोलर सॉल्वेंट होता है। तो यही तो लिखा है लाइक डिसॉल्व लाइक, तो इनकी नेचर कैसे होगी उसके अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटी डिसाइड होगी। तो यानी कि बात करें, क्योंकि NaCl मेरा पोलर होता है तो ये वाटर में ज्यादा डिसॉल्व होगा बजाय मेरे बेंजीन के, और यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये आपका स्टेटमेंट हो जाता है कि मींस पोलर सॉल्वेंट विल डिसॉल्व पोलर सॉल्यूट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व नॉन पोलर सॉल्यूट्स। ओके अगर हम एक्सचेंज कर देते हैं, मान लो नॉन पोलर को पोलर में अगर मैं डिसॉल्व करूं तो वो इतने अच्छे तरीके से डिसॉल्व नहीं होगा, या बहुत कम डिसॉल्व अगर होगा हुआ भी तो ये वाली बात यहां पर आती है। तो ये आपका फर्स्ट फैक्टर बेसिकली रहता है सॉलिड्स का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी के लिए। ओके अब बात करते हैं हमारे सेकंड फैक्टर की, जो है मेरा कौन सा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के लिए हम लीस्ट चैटरली प्रिंसिपल का यूज लेते हैं। कैसे लेते हैं एक एक करके हम समझेंगे। देखो इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस, यानी कि आपका सॉल्यूशन बनाने का जो प्रोसेस है जिसको आप डिसोल्यूशन कह सकते हो, ओके अगर वो एंडोथर्मिक होता है यानी कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, देन द सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इन अकॉर्डेंस विद ली शैटेलियर प्रिंसिपल। ठीक है, देखो आपका जो ली शैटेलियर प्रिंसिपल है जो केमिकल इक्विलिब्रियम में आता है आपके 11th क्लास में, तो वहां से ये स्टेटमेंट लिया गया है। देखो ध्यान में, बहुत इंपॉर्टेंट है 11th क्लास हमारे लिए। तो देखो ली शैटेलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है, अगर आप कोई भी हमारे पास प्रोसेस अगर हो रहा है और उसमें आप किसी भी टाइप का चेंज अगर करते हो तो प्रोसेस हमेशा उस डायरेक्शन में जाता है जहां पर वो चेंज का इफेक्ट खत्म होता हुआ दिखे, वो बेसिकली मेरा लीस्ट शैटेलियर प्रिंसिपल बोलता है। ठीक है, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हमारा प्रोसेस क्या हो रहा है, हमारा हो रहा है डिसॉल्यूशन का प्रोसेस ना, हमारा क्या हो रहा है, डिसॉल्यूशन का मेरा प्रोसेस हो रहा है, यानी कि मैं सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहा हूं, तो इसको क्या बोलते हो, इस प्रोसेस को बोलते हो डिसॉल्यूशन। ओके तो इस प्रोसेस में देखो अगर ये प्रोसेस आपका हो रहा है एंडोथर्मिक यानी कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा ना तो क्या होगा, मेरी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ये वाली बात इन्होंने कही थी। ओके तो ये हमारे लीस्ट शैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है। और अगर मान लो मेरा प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो, देखो यहां पर तो क्या लिखा हुआ एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन मान लो क्या हो, प्रोसेस आपका हो एक्सोथर्मिक, ओके प्रोसेस क्या हो एक्सोथर्मिक, तो सॉलिड सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीज। ओके कब डिक्रीज होगी, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो। ठीक है, ये वाली चीज है। कैसे, देखो अब ऐसे बोल सकते हो कि देखो एक्सोथर्मिक में क्या होता है, आपके पास ऑलरेडी हीट रिलीज होने वाली है ना, यही तो होता है एक्सोथर्मिक में, जहां पर और एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, तो टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ने वाला है, और अलग से मैं और टेम्परेचर बढ़ा दूं तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ऐसे में इफेक्ट उल्टा हो जाएगा। तो लीस्ट शैटेलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है, इफ हमारा प्रोसेस उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पर ये इफेक्ट खत्म होता हुआ दिखे, तो यानी कि मेरी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी उल्टा। तो ये वाली बात यहां पर आती है। और एंडोथर्मिक में क्या होता है, मेरी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है इन इंक्रीज विद टेम्परेचर। ओके और ये चीज वाइस वर्सा भी हो सकती है, आपको ध्यान रखना है कि अगर एंडोथर्मिक हो और अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज कर दूं तो मेरी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर मैं एंडोथर्मिक में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो मेरी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ध्यान रखना, दोनों
दोनों स्टेटमेंट सही हैं और वाइस वर्सा चलते हैं, एक एंडो के लिए और एक मेरे एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्या है मेरा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब देखो प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर का कोई खास इफेक्ट यहाँ पे पड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स हैं या जो लिक्विड्स हैं उन पर खुद प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ता, तो सॉलिबिलिटी में भी नहीं पड़ता है। तो यही वाली बात है, सॉलिड सॉलिबिलिटी हार्डली गेट्स अफेक्टेड बाय द चेंज इन प्रेशर। तो ये वाली बात है। क्यों? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, मतलब इनको आप नॉर्मली कंप्रेस तो कर नहीं सकते, तो भाई प्रेशर का इफेक्ट यहाँ पड़ता ही नहीं है। एंड प्रैक्टिकली डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय द चेंज इन प्रेशर। ठीक है, तो ये हमारा एक लास्ट पॉइंट आता है हमारे प्रेशर के लिए। तो देखो नेचर तो हमारा देख ही लिया हमने, अगर हमारे पास दोनों ही पोलर होंगे तो सॉल्युबिलिटी अच्छी है, दोनों ही नॉन पोलर होंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो मेरी सॉल्युबिलिटी अच्छी रहेगी। अगर पोलर को नॉन पोलर में या नॉन पोलर को पोलर में डिसॉल्व करोगे तो वो अच्छी तरीके से सॉल्युबिलिटी वहां पे नहीं बनती है। टेम्परेचर की बात करेंगे, सिंपल बात है, या तो प्रोसेस में रहेगा एंडोथर्मिक या प्रोसेस में रहेगा एक्सोथर्मिक, डिपेंड करेगा कि भाई सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसा है, वो तो उनकी रिएक्शन की बात रही है ना। अगर एंडोथर्मिक रहेगा और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो क्या होने वाला है, तो मेरे में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, और एक्सोथर्मिक में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी मेरी डिक्रीज हो जाती है, और ये चीज वाइस वर्सा भी होती है। बात करें हमारा तीसरा जो फैक्टर था प्रेशर, जिसकी हमने बात की थी, तो यहाँ पर सॉलिड्स की अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो प्रेशर का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, क्योंकि मेरे सॉलिड्स या लिक्विड्स हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं मेरे हाईली इनकम्प्रेसिबल। तो इसका मतलब अगर देखें तो एक पॉइंट का तो हमें चिंता करने की बात भी नहीं है, बस दो पॉइंट हमें थोड़ी स्पेशली ध्यान रखने हैं, और प्रेशर में तो सीधे सीधा बोल देना कि यार यहाँ पर क्या कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, तो अब बात करेंगे हम इससे आगे की बातों पे। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो हमने सॉलिड्स की लिक्विड में डिसॉल्विलिटी ये तो हमने देख लिया कि वो कैसे कैसे सॉल्युबल होते हैं, ये तो हमने देख लिया क्या क्या फैक्टर्स उनको इफेक्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड फैक्टर पे, जो हमारा कौन सा सेकंड हमारा तरीका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स, यानी अगर गैस को अगर लिक्विड में डिसॉल्व किया जाए तो अब वो कैसे कैसे डिसॉल्व होती है, कौन कौन से फैक्टर्स इसको इफेक्ट करते हैं, अब हम इनकी बात करेंगे। ठीक है, तो वो ध्यान रखना गैसेस भी लिक्विड में डिसॉल्व होती हैं, और बहुत सारे एग्जांपल्स आपके डेली लाइफ में भी होते हैं, जैसे कि आपका कोल्ड ड्रिंक सभी ने पी होगी भाई, ये तो मैं मानता हूँ, सभी ने थम्स अप माजा कुछ ना कुछ तो पिया ही होगा, है ना। अब तो वो पता है ना, जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ओपन कर दो तो बहुत सारी गैस बाहर निकलती है। क्यों निकलती है? कि वो गैस होती है एक्चुअल में जो कि आपके उस वाटर के अंदर या उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर होती है, तो वो क्या बाहर निकलती है, पहले उसको डिसॉल्व किया जाता है, ओके, उसके बाद। ओके, तो ये चीज आपके लिए रहती है। तो जब किसी बोतल को ओपन करते हो ना तो वही गैस नॉर्मली बाहर निकलती है, जो गैस आपके उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर डिसॉल्व की जाती है। तो हम गैस को सॉल्युबल तो करते हैं और उसका बहुत सारा यूज भी हमारे पास रहता है। ओके, तो एक एक करके हम हर एक बारे में जानेंगे। तो ध्यान रखना, मैनी गैसेस डिसॉल्व इन वाटर। ओके, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, लेकिन ध्यान रखना ऑक्सीजन डिसॉल्व ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर, यानी बहुत कम अमाउंट में ऑक्सीजन मेरी डिसॉल्व होती है। इन दिस इट इज दिस डिसॉल्व ऑक्सीजन विच सस्टेन्स ऑल एक्वेटिक लाइफ, यानी आपके पास जितनी ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है वाटर बॉडीज के अंदर वही वो ऑक्सीजन होती है जो हमारे एक्वेटिक लाइफ को जिंदा रखती है। ध्यान रखना, हम जानते हैं कि बहुत सारे हमारे ऐसी स्पीसीज होती हैं, बहुत सारे हमारे पास फिशेज या जो भी हमारे अदर एक्वेटिक जो हमारी स्पीसीज हैं, ठीक है, वो जिंदा क्यों है? वो इसलिए जिंदा है क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन वाटर बॉडीज के अंदर डिसॉल्व है, इसीलिए, और उसी ऑक्सीजन से वो जिंदा रहते हैं। इसके अलावा मैं दूसरी बात करूं हाइड्रोजन क्लोराइड की, जैसे अगर बात की जाए HCl गैस की, तो ये बहुत ही ज्यादा हाईली सॉल्युबल होता है मेरे वाटर के अंदर। तो एक तो मैं कह रहा हूं कि ऑक्सीजन तो बहुत कम सॉल्युबल है और HCl गैस बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, तो कोई गैस कम सॉल्युबल है कोई ज्यादा सॉल्युबल, ऐसा क्यों होता है? वही सेम बात, कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते होंगे, और ये वही सेम फैक्टर्स है जो आपके वहां पर भी आते हैं आपके सॉलिड्स में। तो नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये तीन ही क्या है मेरे मेन हमारे क्या होता है मेन फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि मेरी गैसेस कितनी ज्यादा सॉल्युबल होंगी मेरे लिक्विड्स के अंदर। और स्टार्ट करेंगे सबसे पहले से हमारा कौन सा, नेचर ऑफ द सॉल्यूट एज वेल एज द सॉल्वेंट। ओके, स्टेटमेंट वही सेम रहेगा, ज्यादा स्टेटमेंट में कोई चेंज नहीं होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक, बस ये एक मेन स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। देखो ध्यान रखना, एक जैसी चीजें एक जैसे में डिसॉल्व होंगी, अलग अलग चीजें अलग अलग में डिसॉल्व होती हैं, यही बात यहाँ पर भी आती है। क्या लिखा हुआ है? पोलर सॉल्वेंट विल डिसॉल्व पोलर गैसेस देन नॉन पोलर गैसेस। ओके, ऑल्सो इफ द गैस कैन मेक हाइड्रोजन बॉन्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज। ओके, तो पहला स्टेटमेंट तो आप सभी को क्लियर होगा ही, बिल्कुल होगा। जैसा कि हमारा सॉलिड्स में था, वहां पर क्या था? पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा डिसॉल्व होता है, ये चीज हम कहते हैं। वही सेम बात गैसेस के लिए भी है, गैस भी मेरे पोलर या नॉन पोलर हो सकते हैं, बिल्कुल सही हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर ध्यान रखना, पहला स्टेटमेंट तो सेम ही है, पोलर सॉल्वेंट्स विल डिसॉल्व पोलर गैसेस। ओके, ये वाली बात है, रेदर देन नॉन पोलर गैस। तो एक बात तो यहां पर आती है। दूसरी बात क्या आती है
कि इफ अ गैस कैन मेक हाइड्रोजन बॉन्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इंक्रीज। अब ये थोड़ा एक अच्छा स्टेटमेंट है और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हमारे लिए। जैसे कि देखो एग्जांपल से समझते हैं, एक ही बार में ये चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे कि मान लो मेरे पास क्या है, सबसे अच्छा सॉल्वेंट कौन सा है मेरे पास, वाटर। ठीक है, वाटर क्या है, मान लो मेरा सॉल्वेंट है। आप जानते हो कि ये मेरा पोलर सॉल्वेंट होता है, ये हम जानते हैं। ये क्या है, मेरा पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, और मान लो मैं आपको 3 गैसेस देता हूँ। ठीक है, कौन कौन सी, एक तो मैं दे रहा हूँ आपको ऑक्सीजन गैस, एक तो मैं दे रहा हूँ आपको क्या HCl गैस, और एक तो मैं आपको दे रहा हूँ अमोनिया गैस। चलो HCl की जगह छोड़ो, हमें CO2 देता हूँ आपको, चलो और अच्छा O2, CO2 और मेरा अमोनिया। मान लो मैंने आपको ये 3 गैसेस दी और मैं आपसे पूछता हूँ क्या कौन सी गैस ज्यादा सॉल्युबल होगी, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा इनकी नेचर कैसी है। देखो H2O मेरा पोलर है ना। अब ऑक्सीजन गैस की बात करोगे तो ऑक्सीजन क्या होता है, मेरा O2 होता है ना, O डबल बॉन्ड O। अब ये क्या है मेरा, ये मेरा नॉन पोलर होता है। ये क्या है मेरा, नॉन पोलर। नॉन पोलर पहली बात तो ये क्या है मेरा, नॉन पोलर है ना। दोनों की क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों पे कोई चार्ज ही नहीं आएगा, क्या हो जाएंगे, नॉन पोलर हो जाएंगे। बात करूं CO2 का, CO2 मेरा पोलर हो सकता है। कैसे, ओवरऑल मेरा मॉलिक्यूल तो मैं मानता हूं कि मेरा नॉन पोलर हो जाता है, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में तो ये होता है ना, ऐसे पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव आता है, तो यहाँ पर बॉन्ड मेरा कहीं ना कहीं क्या होता था, पोलर देखने को मिल जाता है। ओके, अमोनिया की बात करेंगे तो देखो अमोनिया पे स्पेशल चीज है क्या, अमोनिया पोलर तो है ही, ठीक है, इसके अलावा क्या है, इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड ये बना सकता है। आप जानते हो जो अमोनिया होता है उसमें नाइट्रोजन आ जाएगा, और नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कैपेबल होता है। आप जानते हो ना हाइड्रोजन बॉन्ड मेरे 3 एटम्स बना सकते हैं, कौन कौन से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अगर इनके बीच में कभी भी हाइड्रोजन आ जाए तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। ओके, तो अगर बात करेंगे तो अमोनिया क्या हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना सकता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास, फर्स्ट नंबर पर कौन आएगा, मेरा अमोनिया सबसे ज्यादा सॉल्युबल, फिर CO2 और फिर मेरा O2। यानी क्या हो जाएगा ऑर्डर, अमोनिया का सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी, फिर CO2 की, और फिर मेरे O2 की। ओके, तो इस तरीके से क्या करते हो आप, गैसेस की सॉल्युबिलिटी देख सकते हो बहुत इजी वे में, उनके नेचर के बेसिस पे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, उस बेसिस पे आप सॉल्युबिलिटी देख सकते हो गैसेस के लिए। तो ये था हमारा पहला फैक्टर। अब बात करेंगे हमारे सेकंड फैक्टर की, जो कि मेरा कौन सा, टेम्परेचर। देखो रूल वही है, ली शटले का प्रिंसिपल यहां पर भी अप्लाई होगा, बस थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी, क्या, देखो गैस सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड्स इज फाउंड टू बी डिक्रीज्ड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, एक सिंगल स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट आता है, क्या गैसेस की अगर सॉल्युबिलिटी देखी जाती है कभी भी लिक्विड्स के अंदर, तो हमेशा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिक्रीज हो जाती है। ओके, तो ऐसा क्या होता है वो थोड़ा समझ लेते हैं। देखो होता क्या है, ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन ऑफ गैस हीट इज इन्वॉल्व। ओके, ध्यान रखना यहाँ पर क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है, और अगर हीट निकलने वाली है तो ली शटले प्रिंसिपल क्या बोलता है, अकॉर्डिंग इन द इक्विलिब्रियम चैप्टर क्या बोलता है ये, कि अगर हीट इन्वॉल्व होगी, हीट अगर इवॉल्व होने वाली, हीट बनने वाली है, तो ऐसे में टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आपका इक्विलिब्रियम रिवर्स डायरेक्शन में चला जाता है, यानी कि सॉल्युबिलिटी जो होनी चाहिए थी फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो उल्टी हो जाती है, यानी कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो बस यही वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है और यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ। तो मेन स्टेटमेंट यही होता है कि सो एज वी नो दैट डिसोल्यूशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, द सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर टू द वैलिडेट ली शटलियर प्रिंसिपल। तो यही वाली बात यहाँ पर आती है और यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ, वही सेम बात है जो मैंने आपको जस्ट बोल के बताया, भाई यहाँ पर स्टेटमेंट सारा लिखा हुआ। आप चाहो तो एक बार के लिए देख सकते हो कि ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन ऑफ अ गैस हीट इज इवॉल्व्ड according to Lee Shuttle principle, which states that when an equilibrium of the system is disturbed, the system readjusts itself in such a way that the effect that has caused the change in equilibrium is countered। तो यही वाली बात है। तो अगर मैं क्या कर रहा हूँ, ऑलरेडी हीट इवॉल्व हो रही वाली है और मैं टेम्परेचर और इंक्रीज कर रहा हूँ, तो ली शटले प्रिंसिपल क्या बोलेगा, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पर टेम्परेचर का इफेक्ट कम होता हुआ दिखे, और वो कहां मिलेगा, रिवर्स डायरेक्शन में, क्योंकि आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो क्या है, मेरी हीट इवॉल्व होने वाली है। तो ये हमारा ली शटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हो जाता है। यही सेम बात हमने सॉलिड्स की लिक्विड्स में भी देखी थी, पर वहां पर हमें कंडीशन देखनी पड़ती है, एंडो और एक्सो दोनों ही प्रोसेस मेरे हो सकते हैं। गैसेस के केस में आपके पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही होता है, तो इसलिए आपके पास हमेशा टेम्परेचर आपको डिक्रीज करना पड़ेगा अगर आपको सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है तो। अदरवाइज अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, तो सॉल्युबिलिटी मेरी डिक्रीज हो जाती है। तो ये था हमारा सेकंड वाला फैक्टर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब बात करेंगे हमारे थर्ड वाले पे, जो है मेरा कौन सा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये वाला आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन सभी सॉल्युबिलिटी फैक्टर्स के अंदर। अगर देखें तो देखना बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, इट हैज बीन फाउंड दैट द गैस सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर।
अगर देखें तो अगर प्रेशर को अगर आप इंक्रीज करते हो तो ऐसे में क्या होगा, गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ये वाली बात यहाँ पे कही गई है। और देखो तो बात बिल्कुल सही भी है यार। देखो होने वाला क्या है, हमें एक गैस पार्टिकल जो ऊपर हवा में तैर रहे हैं उनको वाटर के अंदर डिसॉल्व करवाना है। अब भाई गैस क्या चाहेगी, वो तो अलग रहना चाहेगी ना, सिंपल चीज है, वो अंदर क्यों डिसॉल्व हो। तो हम क्या करते हैं, ऊपर से प्रेशर डालेंगे, भाई नहीं तू नीचे जा, तू आराम से डिसॉल्व होगी, ये वाली चीज हम करने वाले हैं। तो ऐसे में क्या होगा, प्रेशर में बढ़ाऊंगा जितना ज्यादा तो गैस पार्टिकल ज्यादा से ज्यादा लिक्विड के अंदर जाना स्टार्ट करेंगे और ऐसे में क्या हो जाएगा, वो डिसॉल्व हो जाएंगे। यही वाली बात तो यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, तो ये चीज है। और इसके लिए देखो ध्यान रखना, सबसे पहले हेनरी नाम के साइंटिस्ट से जो आए थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था, इन्होंने बताया था हेनरी वाज द फर्स्ट टू गिव अ quantitative relation between pressure and the solubility of a gas in a solvent which is known as the Henry's law। तो ये लॉ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, Henry's law, जिस पर अभी हम बात करेंगे, जो हमें ये बताएगा कि प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के बीच का एक प्रॉपर रिलेशन क्या होता है, वो हमारे हेनरी ने दिया था। ओके और यहाँ पर अगेन हमारा एक न्यूमेरिकल भी बनता है एंड यहाँ पे ग्राफ भी आता है। तो काफी सारे अच्छे पॉइंट अभी हम देखने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से समझना। पहले हम हेनरी लॉ समझते हैं। लॉ क्या बोलता है, the law states that at a constant temperature the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of the liquid or a solution। यानी कि मान लो जैसे मैंने कंटेनर लिया और कंटेनर के ऊपर क्या गैस है, अब उस गैस का पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा रहेगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा रहेगी। बस ये वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे कि देखो अगर मैं एक ड्राइंग बनाना भी चाहूँ, जैसे कि ये क्या है, मेरा एक बीकर है, बीकर में क्या है मेरे पास, यहाँ पर देखो क्या है मेरा, ये तो मेरा सॉल्यूशन या मेरा लिक्विड हो जाता है, ये तो क्या है मेरा सॉल्यूशन, ठीक है। और मान लो क्या हो रहा, ऊपर की तरफ क्या है मेरी गैस, इस ऊपर के जो बीकर है उसको तो मान लो मैंने ऐसे पिस्टन से ऐसे बंद कर रखा, ठीक है, ये मेरा पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है मेरी गैस पार्टिकल्स, ठीक है, यहाँ ऊपर क्या है मेरी गैस पार्टिकल। अब सिंपल बात है यार, जितना ज्यादा यहाँ ऊपर प्रेशर रहेगा चांसेस क्या रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेरी गैस नीचे की तरफ जाएगी। ओके क्योंकि अगर मान लो मैं प्रेशर ऐसे इंक्रीज करता हूं, ऊपर प्रेशर डालता हूं, प्रेशर इंक्रीज करता हूं, तो गैस पार्टिकल के पास ऊपर जगह ही नहीं बचेगी, तो क्या करेंगे वो नीचे की तरफ जाएंगे, है ना, ये वाली बात है। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, ऐसे मेरी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप हेनरीज लॉ को पढ़ सकते हो, या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि वो जो गैसेज है उनका खुद का जो प्रेशर बनेगा। सिंपल बात है यार, अगर मान लो एक कंटेनर बड़ा है तो उसमें गैस का प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा, और कंटेनर का स्पेस अगर मैंने कम कर दिया जहां पर गैस है तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। तो वही चीज है, तो अगर प्रेशर ज्यादा रहेगा इन गैसेस का तो ऐसे में क्या होने वाला है, ऐसे में वो ज्यादा से ज्यादा ऊपर तो नहीं रह पाएंगी लेकिन वो पानी में या आपने किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करना स्टार्ट कर देती है। ओके और यही मेरा हेनरीज लॉ बोलता है, ये वाली बात है। ओके तो हमारा स्टेटमेंट क्या है, वैसे बोल सकते हो एक और तरीका। तो हेनरीज लॉ क्या स्टेट करता है, द हेनरी लॉ स्टेट्स दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस in vapor phase, okay, vapor phase यानी कि गैस phase is proportional to the mole fraction of the gas which is x in the solution, okay, ये वाली बात है। ध्यान रखना जो पार्शियल प्रेशर होता है जो हेनरी लॉ ने कहा था वो आपके सॉल्यूशन फेज के अंदर जो मोल फ्रैक्शन होती है गैस की उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी आपके पास क्या आता है फॉर्मूला, यानी ये बोला जाता है कि P is directly proportional to x, ये वाली बात है। और इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया जाता है जिसका बोलते हो KH, और KH क्या है मेरा, KH को बोलते हो हेनरी कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पर क्या क्या है, P क्या है आपका, P इज द प्रेशर ऑफ द गैस, X इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस डिसॉल्व इन द लिक्विड एंड द KH इज नोन एज द हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो ये क्या है हमारे हर एक टर्म्स यहाँ पे हो जाते हैं। तो ये बेसिकली हमारा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, बस वो यही कहता है कि उस गैस का जो पार्शियल प्रेशर रहेगा ऊपर के साइड वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, आपके लिक्विड में डिसॉल्व हुई आपकी गैस के मोल फ्रैक्शन के। और हमें पता है मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये हमने कंसंट्रेशन टर्म्स में ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। तो ये वाली बात है। तो ये हमारा क्या है, हेनरीज लॉ का फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है। ओके अब देखो इसको चाहो तो ग्राफ से भी समझ सकते हो, क्योंकि हेनरी ने क्या किया था, इसको प्रॉपर्ली एक्सपेरिमेंटल करके दिखाया था, तरीके से करा था। उसने क्या किया था, उसने HCl को साइक्लोहेक्सेन के अंदर डिसॉल्व किया था। ओके मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन द सॉल्यूशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो उसने क्या किया था, HCl गैस को वो डिसॉल्व करना चाह रहा है अपने साइक्लोहेक्सेन के अंदर, और उसने ये देखा था कि देखो क्या किस किस के बीच में ग्राफ बना, एक तो बना पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl, यह पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl, और एक तरफ क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl जो आपके डिसॉल्व है साइक्लोहेक्सेन के अंदर। तो ये बोला गया था कि देखो आप देख सकते हो क्लियरली ग्राफ से कि जैसे जैसे मेरा पार्शियल प्रेशर इंक्रीज कर रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, जैसे हम जा रहे हैं ऐसे,
तो आपका राइट डायरेक्शन में भी क्या हो रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के केस में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है और यहां पर भी वो ग्राफ देखने को मिला था। यानी कि बिल्कुल हम सही कह सकते हैं कि किसी गैस का पार्शियल प्रेशर ऊपर की साइड में जितना ज्यादा रहेगा, ओके, गैस फेज में या वेपर फेज में, उतनी ज्यादा गैस डिसॉल्व हो रही होगी मेरे कहां पर, लिक्विड फेज में, जो कि मेरा मोल फ्रैक्शन से हम पता कर सकते हैं। तो ये वाली बात यहां पर आती है। ओके, अब देखो इसको हम और तरीके से भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमने क्या बोला, इसका मतलब कि प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो ये हम कह सकते हैं। और इसको हटाने के, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए ही हमने हेनरी कांस्टेंट लगाया था, जिसको आप KH से रिप्रेजेंट करते हो। ओके, अब देखो एक बात तो ध्यान रखना कि देखो KH जो होता है ना, ये हर एक गैस के लिए अलग अलग रहता है, ठीक है। हर एक टेम्परेचर पर हर एक गैस के लिए अलग अलग होता है हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू। ध्यान रखना, KH किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स on nature of gas, okay, on nature of gas। ये वाली बात यहां पर आती है। देखो ध्यान रखना, KH जो हेनरी कांस्टेंट है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है और वो नेचर ऑफ द गैस पे भी डिपेंड करता है। यानी कि हर एक गैस के लिए वो अलग अलग रहता है। और अगर मान लो मैं टेम्परेचर की कंडीशन चेंज कर देता हूं तो KH की वैल्यू मेरी कहीं ना कहीं चेंज हो जाती है। और ध्यान रखना, टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी कैसी है इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो ये चीज बहुत बार पूछी गई है। बहुत ध्यान से समझना कि जो KH होता है ना, वो असल में क्या होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी आप टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करते हो तो ऐसे में क्या होगा, आपके पास KH की वैल्यू यानी हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। ओके, और आपको पता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होने वाला है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। और सॉल्युबिलिटी मेरी मोल फ्रैक्शन को बता रही है। यानी कि KH जो होता है मेरा, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, आपके मोल फ्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, वन ऑफ द मोस्ट, दो आपके स्टेटमेंट है जो यहां पर बनते हैं। ओके, फॉर्मूला एक ही है लेकिन यहां से तीन बहुत इंपॉर्टेंट बातें निकल के आती हैं सॉल्युबिलिटी को लेते हुए। ध्यान रखना, प्रेशर इंक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी और सॉल्युबिलिटी मेरी मोल फ्रैक्शन बता ही रही है। ओके, मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा रहेगा मतलब कि उतने ज्यादा पार्टिकल्स गैस के मेरे लिक्विड में प्रेजेंट होंगे। तो यानी कि मोल फ्रैक्शन ज्यादा यानी कि सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा। तो ये था हमारा रिलेशन हो गया मैथमेटिकल वे में। ओके, और इसके अलावा अगर KH की बात करेंगे, ध्यान रखना टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द गैस दोनों पर ये डिपेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और क्योंकि हम जानते हैं कि भाई इस गैस का अगर लिक्विड में जो सॉल्यूशन बनता है वो एक्सोथर्मिक वे में बनता है, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। इट मींस KH अगर इंक्रीज करूंगा तो KH तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो KH हमारे मोल फ्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो ये वाली बात है यहां पर भी निकल के आती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका ग्राफ एंड हमारे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इसके बेसिस पे। ओके, तो थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह जाता है। इसके अलावा अगर बात करें नेचर ऑफ द गैस के लिए, तो देखो आप चाहो तो देख सकते हो टेबल के अंदर, हमारे पास टेबल है, इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि किसी गैस के लिए टेम्परेचर के अकॉर्डिंग KH की क्या क्या वैल्यू होती है। और इसी से मैं एक बार मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी गैस ज्यादा डिजोल्व है और कौन सी गैस कम डिजोल्व होती है उसकी नेचर पे भी। ठीक है, कैसे देखो ध्यान दो, जैसे कि देखो हीलियम की बात करेंगे, देखो हर एक का टेम्परेचर क्या 293 केल्विन टेम्परेचर और या 303 केल्विन का टेम्परेचर मैंने ले लिया। ओके, हम बताएंगे कैसे कैसे। देखो जैसे हीलियम है 293 केल्विन पे, इसके लिए KH की वैल्यू क्या है 144.67 होती है। ठीक है, काफी ज्यादा हाई वैल्यू है वैसे ये। अगर उसी के कंपेयर करूं मैं हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन को देखो कितना ही है 69.16 है। इसका मतलब अगर मैं कंपेयर करूं हीलियम और हाइड्रोजन के लिए, हम जानते हैं हीलियम मेरा एक इनर्ट गैस होती है और इनर्ट गैस आप जानते हो वैसे ही कुछ करती तो है नहीं, ऑलरेडी ये वैसे ही इनर्ट है, इसकी सॉल्युबिलिटी वैसे नहीं होने वाली। तो इसके लिए देखो KH की वैल्यू भी ज्यादा दे रखी है। ओके, और बजाय मेरे हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन हीलियम के रेस्पेक्ट में ज्यादा डिसॉल्व हो सकती है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए KH की, और बिल्कुल कम भी है। तो ऐसे आप डायरेक्टली पता कर सकते हो। ओके, इस तरीके से देखो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन के साथ इसमें कंपेयर किया गया। देखो ध्यान दो, अगर देखो नाइट्रोजन हमें कंपेयर किया गया 293 केल्विन और 303 केल्विन पे। अब देखो ध्यान दो, जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया KH की वैल्यू मेरी बढ़ गई। देखो यहां से यहां पे जाने पे क्या है, टेम्परेचर मेरा इंक्रीज हो रहा है। ओके, इन दो केसेस में क्या हो रहा है, इन दो केसेस में क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज। तो आप यहां पर भी देख सकते हो KH की वैल्यू भी क्या है, वो भी इंक्रीज हो गई है। और KH की वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी मेरी यहाँ पर डिक्रीज हो चुकी है। ओके, तो आप क्लियरली देख सकते हो KH मेरे टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, और सेम चीज देखो ऑक्सीजन के केस में भी है। देखो ध्यान दो, यहाँ पे क्या है 293 केल्विन और एक तरफ क्या है 303 केल्विन। दोनों केस में क्या हुआ, टेम्परेचर मेरा इंक्रीज हुआ, तो साथ में KH भी मेरा इंक्रीज हो गया, जो कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। तो इसलिए मैंने बोला ना टेम्परेचर और KH दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हमारे लिए आ जाता है।
ओके ये वाली बात है। इसके अलावा चाहो तो आप KH की वैल्यू पर कंपेयर भी कर सकते हो, जैसे कि देखो आर्गन, CO2, फॉर्मेल्डिहाइड, मीथेन या विनाइल क्लोराइड को कंपैरिजन किया गया एक ही सिंगल टेम्परेचर पे। तो आप देख सकते हो अगर आपकी जो गैस है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था, नेचर ऑफ द गैस यानी नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी। तो देखो गैस अगर मेरी क्या है, नॉन पोलर अगर है, ओके, तो ऐसे में क्या होगा, वाटर में सॉल्बिलिटी उसकी कम रहेगी, यानी वहां पर KH की वैल्यू आपको देखो ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये वाली बात है, तो आप आराम से कंपेयर करते हुए भी देख सकते हो। ओके, तो ये चीज है। इसके अलावा देखो आप देख सकते हो यहाँ पे द KH वैल्यू ऑफ बोथ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है, इंडिकेटिंग दैट द सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विद डिक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जो अभी हमने देखा बिल्कुल वही लिखा भी हुआ है ना। इसके अलावा इट इज ड्यू टू दिस रीजन द एक्वाटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन इन वार्म वाटर। और बिल्कुल सही बात है, हमारी जो एक्वाटिक स्पीसीज होती है वो कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल होती है। क्यों होती है? क्योंकि कोल्ड वाटर के अंदर मेरी गैस ज्यादा डिसॉल्व रहेगी ना। सिंपल बात है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दूंगा तो ऑक्सीजन तो बाहर निकल जाएगी। अब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी, सांस नहीं ले पाओगे तो जिंदा कैसे रहोगे? तो वही बात है। तो आपकी जो एक्वाटिक स्पीसीज होती हैं, जबकि एक्वाटिक स्पीसीज है वो आपके कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल होती है बजाय मेरे वार्म वाटर्स के रेस्पेक्ट में। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये क्या है, मेरा हेनरीज लॉ से तो बातें आ रही है सारी, और कुछ नहीं आ रहा है। ओके ओके, अब बात करेंगे हमारे आगे की बात पे, थोड़ा इंपॉर्टेंट हमारा एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। और यहां से स्पेशली आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखो हेनरी लॉ वैसे आपके बोर्ड्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है, इसके अलावा कॉम्पिटिटिव वे में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर दो, JEE नीट की, तो वहां पर क्या क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछा जा सकता है थोड़ी उसी नॉलेज से ही, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा और बोर्ड्स के लिए स्पेशली हमारे इसके एप्लीकेशन की। देखो क्या है हमारे पास एप्लीकेशन, पहला तो है बहुत इंपॉर्टेंट रेस्पिरेशन में। आपका जो रेस्पिरेशन जो होता है ना, वहां पर हेनरी लॉ का बहुत ज्यादा यूज होता है। एक्चुअली वहां पे हेनरी लॉ बहुत अच्छे से अप्लाई होता है। कैसे? स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? द मेन एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ इन रेस्पिरेटिंग फिजियोलॉजी दैट the gases will dissolve in alveoli and bloodstream ड्यूरिंग गैस एक्सचेंज। यानी देखो ध्यान रखना होता क्या है, जो आपकी एल्वोलाई होती है और जो ब्लड स्ट्रीम होती है, वहां पर क्या होता है, हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग गैसेस का एक्सचेंज होता है कि ऑक्सीजन गैस और जो CO2 गैस होती है उनके बीच में क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है, जिससे कि हम सांस ले पाते हैं और जो हमारी गैसेस काम की नहीं है वो हम बाहर निकाल पाते हैं ओके बॉडी से। तो ये हमारा हेनरी लॉ के बेसिस पे है। क्या बोला जाता है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट डिसॉल्व इन द ब्लड स्ट्रीम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वोलाई एयर। ओके, ये वाली बात यहां पर आती है। ओके, तो यानी अगर देखें तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर आता जाता रहता है ब्लड स्ट्रीम और एल्वोलाई के बीच में, तो वो हमारे पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर रहेगा ऑक्सीजन का, उतनी ज्यादा वो डिसॉल्व होगी ब्लड स्ट्रीम में और उतनी अच्छी तरीके से क्या रहेगा, मेरा ये एक्सचेंज भी रहेगा। ओके, तो ये चीज हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे वो मेरा कहां पर है, कार्बोहाइड्रेट सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर। अब ये मैं आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो मेरी कार्बोहाइड्रेट जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, जो आपके कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चाहे आपका थम्स अप हो या कोई भी आपकी ड्यू आप पीते हो, चाहे आप पेप्सी पीते हो, लिम्का पीते हो, उसमें क्या होता है, CO2 डिसॉल्व होती है। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, द कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स इज ऑलमोस्ट प्योर कार्बन डाइऑक्साइड एट प्रेशर स्लाइटली हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी वहां पर क्या होता है, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, जो प्रेशर एटमॉस्फेयर हम पर लगाता है, उससे थोड़ा हाई प्रेशर ये होता है जिसमें हम CO2 को डिसॉल्व करते हैं अपने ड्रिंक्स के अंदर। और द व्हेन द बॉटल इज ओपन, तो होता क्या है, जब बॉटल को ओपन करोगे, सम ऑफ द गैस escapes giving a scientific pop, okay, giving a significant specific pop of sound हमारे पास होती है। This is due to the lower pressure above the liquid and the carbon dioxide comes out as bubbles। तो ये वही वाली बात है जो हमें जानते हैं हम, ठीक है। तो डेली लाइफ में आई होप सभी ने यार कोल्ड ड्रिंक तो सभी ने पी है, गर्मियों का मौसम चल ही रहा है तो भाई सभी कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे। अगर नहीं पिया तो भाई फटाफट एक ढक्कन खोलना और कोल्ड ड्रिंक पी लेना, आपको पॉपअप की आवाज आएगी, एक पॉप की आवाज आती है अलग से, और उसके बाद आपको दिखता होगा कि भाई CO2 गैस निकलती है एंड वहां पे बबल्स बनते हैं। तो वो बबल्स क्या है, वो बबल्स असल में आपके CO2 गैस के ही होते हैं। तो वही वाली बात यहाँ पर आती है, और ये भी मेरा क्या है, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग ही होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट स्कूबा डाइवर्स के लिए। अगर बात करें कि अगर आप स्कूबा डाइविंग अगर करते हो तो वहां पर भी स्पेशली आपको हेनरी लॉ का ध्यान रखना पड़ता है। कैसे? देखो ध्यान दो, होता क्या है कि जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं मस्ट कोप विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व गैस व्हाइल ब्रीथिंग एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। देखो होता क्या है, जब स्कूबा डाइवर्स क्या करते हैं, जब वो समुद्र के नीचे जाते हैं
ओके तो क्या होता है, प्रेशर बढ़ता चला जाता है, और प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो गैसेस होती है उस गैस सिलेंडर के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी, जो हम देखो वो गैसेस ले रहे हैं लगातार, है ना, उस गैस सिलेंडर के मदद से वो सांस ले रहे हैं, अब उसके अंदर क्या गैस होती है। अब होता क्या है कि वो गैस हमारे शरीर के अंदर जा तो रही है, ठीक है, लेकिन प्रेशर के दबाव में, प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है, वो गैसेस हमारे ब्लड के अंदर डिजोल्व करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, प्रॉब्लम वहां पर आती है। अब होता है कि चलो डिजोल्व हो गया, ठीक है, लेकिन जब स्कूबा डाइवर्स वापस नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर मेरा फिर कम हो जाएगा, जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। अब ऐसे में क्या होगा, वही गैसेस जो हमारे ब्लड के अंदर डिजोल्व हो चुकी हैं अब वो बाहर निकलना स्टार्ट करेंगी, और इससे क्या होता है, यहाँ पे अपने पास जो ब्लॉक्स वहां पर बन जाते हैं, और जिससे एक बहुत बेकार बीमारी, एक बहुत प्रॉब्लम आपके लिए बन जाती है जिसका बोलते हो बेंड्स, तो वो यहाँ पर देखने को मिल जाए, जो कि बहुत ही पेनफुल होता है और लाइफ के लिए भी बहुत ही डेंजरस होता है। तो यही वाली बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं आराम से। तो यही लिखा है कि स्कूबा डाइवर्स मस्ट कोप विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व गैसेस व्हाइल ब्रीथिंग एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। बिल्कुल सही बात है। इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस इन ब्लड when the divers comes towards surface, the pressure gradually decrease and this release the dissolved gas and leads to the formation of bubbles of nitrogen in the blood. Okay, तो नाइट्रोजन के जो बबल्स हैं वो ब्लड में बन जाते हैं, and this blocks capillaries and creates a medical condition known as bends. Okay, जिसका क्या बोलते हो, इसको बेंड्स की प्रॉब्लम बोलते हो, और ये बहुत ही पेनफुल होता है एंड यहाँ पे आपको लाइफ को भी खतरा रह जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए करते क्या है, टू अवॉइड बेंड्स as well as the toxic effect of high concentration of nitrogen gas in the blood, the tanks used by the scuba divers are filled with air diluted with हीलियम। ओके, तो हीलियम क्या है, उसमें वहां पे फिल की जाती है, और हीलियम क्या करती है, उसकी सॉल्युबिलिटी आप जानते हो बहुत कम रहती है, आपको पता ही है ना, तो सॉल्युबिलिटी इसकी बहुत कम रहेगी वाटर के अंदर या ब्लड के अंदर, तो इजीली क्या करती है, ये जो ब्लॉकेज है, जो बेंड्स की जो प्रॉब्लम होती है, ये इसको खत्म करवा देती है। ठीक है, तो आप चाहे तो देख सकते हो कि कितनी किसकी वैल्यू होती है, तो 11.7% हीलियम होती है, 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन बेसिकली हमारे पास उस टैंक के अंदर रखी जाती है। ओके, तो ये हमारा हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग ही है। बात करेंगे नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और आपका रूल या एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन यहाँ पर आता है, क्या कि एट हाई एल्टीट्यूड, यानी अगर मैं ऊंचाई पर अगर जाता हूं तो क्या होता है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ द ग्राउंड लेवल। बिल्कुल सही बात है। दिस लीड्स टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ द पीपल लिविंग एट द हाई अल्टीट्यूड और क्लाइंबर्स। तो बिल्कुल सही बात है यार। देखो हम जानते हैं ऊपर की साइड में क्या होगा, प्रेशर बहुत ही कम होता है गैस का। अगर आप माउंटेन क्लाइंबिंग करते हो तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जो गैसेस होती हैं उनका पार्शियल प्रेशर बहुत ही कम रहता है। अब देखो हमें ऑक्सीजन चाहिए, है ना, सोचने के लिए, चीजों को समझने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। अब भाई अगर ऊपर पार्शियल प्रेशर कम रहेगा तो वहां पर मतलब ऑक्सीजन भी कम है, उसकी कंसंट्रेशन कम है। इट मींस हमारे ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन डिसॉल्व रहती है, ठीक है, जो हमारे पूरे शरीर के अंदर घूमती रहती है, बॉडी के अंदर जाती रहती है, तो अगर बात करेंगे तो वो भी कम हो जाएगी, उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो ऐसे में होता क्या है, तो लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेस क्लाइंबर्स टू बिकम वीक and unable to think clearly and the symptom of the condition is known as एनॉक्सिया। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको आप एनॉक्सिया बोलते हो। यानी जो हमारे क्लाइंबर्स होते हैं ना, वो अच्छे से सोच समझ नहीं पाते हैं। ओके, वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन बहुत ही कम डिसॉल्व हो चुकी है हमारे इस ब्लड सिस्टम के अंदर। तो अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम होगी तो क्या हम वीक भी फील करेंगे और हम अच्छे से सोच नहीं पाएंगे, और इस कंडीशन को क्या बोलते हो, इसको आप एनॉक्सिया बोलते हो। तो ये एक डिसीज बेसिकली हमारा उस टाइम पर हो जाता है, स्पेशली हमारे क्लाइंबर्स के लिए। डिसीज कह लो या प्रॉब्लम कह लो, ये फेस करनी पड़ती है माउंटेन क्लाइंबर्स को, या उन लोगों को भी जो नॉर्मली अच्छे हाइट पर रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे जो रहते हैं, वहां पर ये प्रॉब्लम अक्सर देखने को मिल जाती है। ओके, तो ये वाली बात यहाँ पर आती है। ओके, चलिए हम करेंगे छोटा सा क्वेश्चन कुछ, एंड देन फिर हम आज के सेशन को ओवर करेंगे, एंड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि हमारे को अच्छे से समझें। ठीक है, तो जो भी अभी हमने समझा उसी से बेसिस हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इट्स इज एट मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। बिल्कुल सही बात है। अब ये किस पर डिपेंड करती है, ये बेसिकली पूछा है, यानी किसी भी सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी किस किस पर डिपेंड करती है। पहला नेचर ऑफ द सॉल्यूट, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, टेम्परेचर या प्रेशर। तो चार आपको टर्म्स आपको बताना है कौन कौन से यहाँ पे टर्म्स सही हैं। ठीक है, तो ये वाली बात है जो हम ऑलरेडी जानते हैं, हमने किस किस पे हमारी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, चाहे वो सॉलिड्स हो चाहे वो मेरी लिक्विड हमारी गैसेस हो, दोनों की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी हम देख चुके हैं। तो बात करें, देखो नेचर ऑफ द सॉल्यूट की बात करेंगे, इस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी डिपेंडेंसी रहती है, और प्रेशर पर भी डिपेंडेंसी रहती है हमारे
किसके लिए? गैसेस के लिए स्पेशली। ओके, सॉलिड्स या लिक्विड्स की बात करेंगे तो वहां पर इतना डिपेंडेंसी नहीं रहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चारों के चारों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 मेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ये वाली बात यहां पर निकल के आती है। ओके, ये है हमारा एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। अब आप क्लियरली देख सकते हो हमारे जो क्वेश्चन है हेनरी लॉ से लिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन ये बोलता है हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन इज 4.27 into 10 की पावर 5 mmHg। ओके, तो अब क्या दिया हुआ आपको? हेनरी लॉ कांस्टेंट, यानी आपको KH की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है। ओके, इसके अलावा क्या बोला हुआ है? कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन ओके इन बेंजीन एट 298 केल्विन अंडर 760 mmHg। ओके, तो यानी देखो हमें पूछा क्या है? देखो हमसे हेनरी लॉ कांस्टेंट, यानी कि हमें हेनरी लॉ बेसिकली हमसे वहां से क्वेश्चन आया है और वहां पर एक ही फॉर्मूला था जो हमने देखा था। तो कहीं ना कहीं हमें वही एक फॉर्मूला भी लगाना है और कोई फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। देखो ध्यान रखना, न्यूमेरिकल करना हो कभी भी, कोई भी न्यूमेरिकल हो, सिंपल तरीका होता है क्या कि आपको पहले समझना टॉपिक कौन सा है। टॉपिक के बाद पता चल जाए ना तो फिर आप उसका फॉर्मूला देख सकते हो कि भाई कौन सा फॉर्मूला है। अब जैसे देखो हमें क्लियरली पता चल रहा है ये हेनरी लॉ का फॉर्मूला है और वो क्या होता है? P इक्वल टू KHX। बेसिकली ये मेरा क्या होता है? फॉर्मूला रहता है। ओके, P इक्वल टू KHX। ओके, तो अगर बात करें हमारे पास तो हमें क्या क्या दिया है? हमें देखो प्रेशर दिया हुआ है, ये मेरा प्रेशर, मुझे प्रेशर यहाँ पर दिया हुआ है और मुझे यहाँ पर देखो ये रहा KH, इनकी वैल्यू दी हुई है और क्या निकलवाया है इसमें से? सॉल्युबिलिटी। और मैंने आपको बताया तो सॉल्युबिलिटी किससे रिप्रेजेंट हो रही है? मेरी मोल फ्रैक्शन से। यानी हमें बस x की वैल्यू निकालनी है और ऑटोमेटिकली मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, बस आपको वैल्यू सीधे सीधे यहाँ पर पुट करनी है और कुछ नहीं करना। ओके, तो प्रेशर क्या दिया हुआ है मुझे? 760 बिकॉज KH क्या दिया हुआ है? 4.27 इंटू 10 की पावर 5। ओके, और इसके साथ मुझे x दिया हुआ है। ठीक है, ये वाली बात है बस। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस इसको सॉल्व करना है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास? x इक्वल टू आ जाएगा 760 डिवाइड बाई 4.27 इंटू 10 की पावर 5। ये वाली चीज है। अब देखो एक बार ध्यान रखना, कभी भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करो हमेशा पहले आप डेसिमल्स को सॉल्व कर लेना यार। डेसिमल और 10 की पावर जो आपका जो पार्ट होता है पहले उसको सॉल्व करो। जैसे कि देखो अगर को सॉल्व करना हो तो कैसे करते? सिंपल बात है, पहले मैं आता डेसिमल और डेसिमल नीचे से हटाऊंगा तो ऊपर क्या करता मैं? 100 से डिवाइड देता, मल्टीप्लाई करता, बेसिकली बात है ना। नीचे डेसिमल हटेगा तो डेसिमल हटेगा तो डिवाइड होता है और नीचे की तरफ डेसिमल है तो ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई होता है। बेसिक बात है ना। अब कुछ नहीं करना, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है और ऑटोमेटिकली जो है मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं थोड़ा सा तो इससे तो क्या होगा? मेरी ये 3 जीरो कट जाएंगी और यहाँ पर बचेगा केवल 2 जीरो, यानी क्या बच जाएगा मेरे पास? 76 डिवाइड बाई 427 और इंटू में 10 की पावर 2। ठीक है, अब देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो आंसर मेरा क्या आएगा? तो इसका जो आंसर मेरा निकल के आएगा ऑलमोस्ट वो 10 की पावर -3 तो कहीं ना कहीं आना ही आना है। और इसके अलावा 400 से अगर मैं डिवाइड करूंगा 7 उसमें तो अराउंड 2 से थोड़ा छोटा जाएगा, यानी कि ऑप्शन में पहला करीब इतना जो है मेरा करेक्ट आंसर इसका आना चाहिए। तो ध्यान रखना, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप थोड़ा फास्ट कर सकते हो कि अगर आप अप्रॉक्स आंसर भी निकाल लो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाता है। ध्यान रखना, स्पेशली इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं, इसका फायदा क्या? यही तो फायदा है, न्यूमेरिकल पूरा नहीं करना पड़ेगा, बस अगर आप एक अप्रॉक्स आंसर आप निकाल पाते हो तो भी आप सही आंसर टिक कर सकते। ठीक है, ये एक ट्रिक रहती है, एक तरीका रहता है जो आपके भास्कर भैया बहुत यूज करते हैं क्वेश्चन करने के लिए। तो ध्यान रखना, आप भी ये चीज यूज में ले सकते हो और ऐसी छोटी छोटी चीजें सीखे मैं आपको सिखाता रहूंगा कि ओवरऑल जिससे आप अपने एग्जाम को जब भी दोगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से दे पाओ और मैक्सिमम सही आंसर अपने करेक्ट करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, तो न्यूमेरिकल भी करेंगे, थ्योरी भी करेंगे, सब कुछ ही करना है और आपको भी ये चीज करनी है। सेम ऐसे क्वेश्चंस आपको मैं होमवर्क में देता ही हूँ, तो आई होप सभी लोग उसे अच्छे से करते भी होंगे और आज भी ये होमवर्क आपको दिया जाएगा कहीं ना कहीं ऐसे ही क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल भी और अपने कंसेप्चुअल भी। ओके, चलिए, तो इसी के साथ हमारा आज का जो सेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। मुझे उम्मीद है सभी को मजा आया होगा और हमने सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट कहीं ना कहीं हमने कंप्लीट किया है आज के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या था आज के लिए? हेनरीज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, बोर्ड्स में बहुत क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं 1 नंबर 2 नंबर या आपके न्यूमेरिकल में भी। ओके, तो इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट हो तो आप मेरे से इंस्टा पर कभी भी पूछ ही सकते हो, आप जानते ही हो, है ना। तो ये वाली चीज है। ओके, तो अच्छे से पढ़ लेना, थोड़ा होमवर्क करना अच्छे तरीके से, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ओके, और इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है, समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।